चलो आज हो गया हमारा 17 जनवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखो, छोटा छोटा न्यूज आया है। एक बस मेंस का टॉपिक बनेगा, बाकी सारे टॉपिक रिपीटेड थे। 2 प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, वो हम देख लेंगे अभी। अभी कुछ दिन पहले हम एक स्कीम किए थे ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, जिससे डायरेक्ट मेंस के 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरीके से एक स्कीम आया है न्यूज में आज, स्टार्टअप इंडिया मिशन। ये मिशन का 10 साल पूरा हो गया है। मतलब ये स्कीम जब लॉन्च हुआ था उससे लेकर आज तक 10 साल पूरा हो गया है। तो ये कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। तो इसका 10 साल पूरा हो गया, और 16 जनवरी को ही हम नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, 16 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप इंडिया मिशन 2016 में आया था, और अभी इसने 10 साल पूरा कर लिया है। ये मिशन किसके अंडर है? तो 2 मिनिस्ट्री के अंडर आता है। 2 मिनिस्ट्री इसकी नोडल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 2 मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। अब न्यूज देखो क्या है कि 2025 में 44,000 स्टार्टअप, 44,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं इस स्टार्टअप इंडिया मिशन में, सिर्फ 2025 में। तो अगर स्टार्टअप इंडिया मिशन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेंस के 2026 में, तो हम एक इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या कि स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन 2016, रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स डिकेड एंड recorded highest registration of startup with 44,000 registered startups in 2025। ये करंट टच देकर हम एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं इस लाइन का यूज करके, और इस लॉन्च डेट का यूज करके। बनाने को तो बहुत बना सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन एम्स टू सपोर्ट एंड बिल्ड ए रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन ए जॉब क्रिएशन। ठीक, इसका भी यूज करके इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया मिशन का एम क्या है कि सपोर्ट किया जाए और एक रॉबस्ट इकोसिस्टम बिल्ड किया जाए, जहां पे इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जाए जॉब क्रिएशन में, ना कि जॉब सीकर में। तो हम जॉब क्रिएट करें, खुद बनाए, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, अल्टीमेटली गोल वही है। अब इस स्टार्टअप इंडिया मिशन का 3 पिलर है। 3 पिलर कौन कौन सा है? पहला पिलर है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, मतलब कॉम्प्लायंस इजी हो, रेगुलेशंस इजी हो, मार्केट एक्सेस आसानी से मिल जाए। दूसरा है इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप, जो हम बार बार तुमको बताए हैं ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच कोई लिंकेज ही नहीं है। पढ़ाई कुछ हो रहा है और इंडस्ट्री काम कुछ और मांग रही है। तो स्टडी जो हम करा रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उसका कोलैबोरेशन इंडस्ट्री के साथ होना जरूरी है, ताकि दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पता चले। इंडस्ट्री को यह पता चले कि किस तरीके की पढ़ाई की जा रही है, या फिर इंडस्ट्री को जैसे वर्कर्स की डिमांड है उस टाइप की एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉब इंटेंसिव एजुकेशन। जॉब इंटेंसिव एजुकेशन की पढ़ाई ऐसा पढ़ाओ कि नौकरी मिले। आज के डेट में तो तुम ग्रेजुएशन कर लिए, MA कर लिए, अब सोच रहे हो कि करोगे क्या। अब सोचना है कि हमको कहाँ जॉब मिल सकता है, और वो भी कोई बड़ी जॉब नहीं सोच रहे हो, 15-20 हज़ार की नौकरी सोच रहे हो कि हम कहाँ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य और समस्या है इस देश का कि भैया मास्टर्स कर लेने वाला बच्चा ये सोच रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। उसको अपने फील्ड में कोई स्कोप मिल ही नहीं रहा है, या तो गवर्नमेंट एग्जाम में लड़े आकर, या प्राइवेट किसी को ऑफिस में या इंडस्ट्री में काम करे। तो ये बहुत बड़ा सच में दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा देश, इतना पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, और यहाँ मास्टर्स कर लेने वाला बच्चा सोच रहा है कि अब मैं आगे करूं क्या। तो ये सीधा इस गैप को दिखाता है कि इंडस्ट्री और हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा गैप है, जमीन आसमान का गैप है। तो उसी गैप को कम करने के लिए ये दूसरा पिलर स्कीम का लाया गया है, जिसमें कि एग्जाम्पल में देखो मार पोर्टल है, जिससे कि हम प्रमोट करते हैं कोलैबोरेशन को। ठीक, आगे देखो यह ना जी होगा, आगे जी छूट गया है हमसे, जी लगा लेना। मार्ग पोर्टल है, MAARG है ये, यहाँ जी छूट गया है हमसे। ठीक, तो ये ध्यान रखना। दूसरा पिलर हो गया
तीसरा पिलर देखो, फंडिंग सपोर्ट देना है, जिसमें हम टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे, फंड्स प्रोवाइड करेंगे। सीड फंड मतलब बीज बोने के लिए जो फंड दिया जाता है ना, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पहली बार जो पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है उसी को सीड फंड कहते हैं। क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे, गारंटी स्कीम्स देंगे। तो ये 3 पिलर्स हैं जिसमें सिंप्लीफाई करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच कोलैबोरेशन करना है ताकि जो गैप हो रहा है जॉब और एजुकेशन के बीच वो गैप ना हो, जॉब इंटेंसिव एजुकेशन हो, और फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये इसके 3 पिलर हैं। अब इस स्कीम में दो अलग अलग सब स्कीम या दो अलग अलग सब इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया हब। ये क्या है? तो ये हेल्प करेगा डिस्कवरी और नेटवर्किंग में, ताकि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को हम डिस्कवर करें, अलग अलग पोटेंशियल को हम डिस्कवर करें और उनको नेटवर्क करके एक साथ ले आए। और ये काम करेगा कौन? तो स्टार्टअप इंडिया हब के अंदर हम एक भास्कर नाम की इनिशिएटिव बनाए हैं, भारत स्टार्टअप नॉलेज एसेस रजिस्ट्री। यही ये काम करेगी कि डिस्कवरी भी करेगी और फिर नेटवर्क भी कर देगी। और ये किसके अंडर होगा? स्टार्टअप इंडिया हब के अंडर होगा। फिर से एक और है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रमोशन, SIPP, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रमोशन वाली स्कीम लेकर आए हैं और इसमें फास्ट ट्रैकिंग करेंगे जो भी एप्लीकेशन का है, स्पीडी ट्रायल करेंगे। तो ये बेसिक से 2 फैक्ट ध्यान रखना है, कुछ खास इसका रेलेवेंस है नहीं। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे? तो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करें, इंपोर्ट कम करें, हम जो इंपोर्ट पे अभी डिपेंडेंट हो गए हुए हैं उस डिपेंडेंसी को कम करें, आत्मनिर्भर बने, मार्केट को डाइवर्सिफाई करें, MSME का ग्रोथ करवाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब जो भी हम बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वो आसानी से शुरू हो, लाइसेंस आसानी से मिले, रेगुलेशन आसानी से मिले, किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स ना आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस आसानी से चल रहा है। अब पता चला बिजनेस के लिए हम लाइसेंस लेने गए, लाइसेंस मिलने में 6 महीना लग गया, तो ये ग्रोथ इकोसिस्टम को स्लो डाउन करेगा ना। इसलिए कहा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करो, कि जो बिजनेस शुरू करना चाहता है वो आसानी से शुरू कर ले। और इन सब से हमारा अल्टीमेटली गोल है कि 2047 तक आत्मनिर्भर बनना है, विकसित भारत बनना है। ठीक, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, या ये इस स्कीम का बेनिफिट्स भी हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ है, इंपोर्ट कम गया है, सेल्फ रिलायंट बन गया है। अभी आगे तुमको हम अचीवमेंट्स भी कराएंगे इस स्कीम का। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब चैलेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं? तो सबसे पहला चैलेंजेस तो आता है हमको ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चाइना से, वियतनाम से। चाइना देखो हर सेक्टर में डिपेंडेंट होते जा रहा है, कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम भी अब बहुत ज़्यादा आगे आ गया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो चाइना और वियतनाम से हमको हेवी कंपटीशन मिल रहा है। हमारे इंडिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में अभी पीछे रह जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर में कराए हैं तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इंडिया में रेगुलेटरी हर्डल्स अभी भी हैं। गए हैं लाइसेंस लेने, DM साहब ऑफिस में नहीं है, 3 महीना में लाइसेंस मिलेगा तुमको। तुम एक फोटो नहीं लगाना भूल गए हो, जाओ फोटो लगा कर आओ, फोटो लगा के आए फॉर्म पे तो पता चला जो देखने वाला है वही गायब है। तो रेगुलेटरी हर्डल्स अभी भी हैं। और ट्रेड बैरियर्स दुनिया में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैरिफ लग रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल ऑर्डर हो गया है, ये भी एक चैलेंज है। और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी भी थोड़ा लिमिटेड है, तो हमको इसको इनलार्ज करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये सब इसके चैलेंजेस हैं। अब वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन बताओ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, रेगुलेशन आसान करेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट को इन्हेंस करेंगे ताकि FTA इन्हेंस हो, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और जॉब इंटेंसिव स्किल देंगे। जॉब इंटेंसिव स्किल देंगे कि भैया जो स्किल सिखा रहे हैं उस स्किल के बिहाफ पे जॉब मिले, ये ना हो कि स्किल सिखा दी है, जॉब से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, तो स्किल ट्रेनिंग देंगे, MSME को सपोर्ट करेंगे और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इन्हेंस करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 10 सालों में इस स्कीम ने क्या अचीव किया है ये पूछ सकता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का भी अचीवमेंट पूछा था मेंस में, इसका भी पूछ सकता है कि 10 सालों में इस स्कीम की अचीवमेंट क्या है। तो 10 सालों में इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप वाला कंट्री बन गया है, कि हमारे पास दुनिया का सब 3रे नंबर वाले हम देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखो, 2.9 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप, इंडिया में 2.9 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हुए हैं।
इन 10 सालों के अंदर, ठीक है। तो इन 10 सालों के अंदर इंडिया में 2.09 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप सेटअप किए गए हैं, 21 लाख जॉब क्रिएशन हुआ है, 120 यूनिकॉर्न सेटअप हो गए हैं, 50% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 सिटीज में आए हैं। टायर 1 सिटीज जो हाईटेक सिटीज बॉम्बे मुंबई हो गए ना, बॉम्बे हो गए, दिल्ली हो गए, बेंगलोर हो गई, भोपाल हो गई, ये सब टीयर 1 सिटीज में आती है। टीयर 2 टीयर 3 मतलब उससे हल्का नीचे लेवल की जो सिटीज है, एक लेवल नीचे की आती है। तो 50% स्टार्टअप तो टीयर 2 टीयर 3 में सेटअप हुए हैं, और 45% जो स्टार्टअप सेटअप हुए हैं उसमें एक वुमेन डायरेक्टर या पार्टनर तो है ही है, साथ में ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट किया है। मतलब इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इतने जो स्टार्टअप सेटअप हुए हैं इतने, इसमें जो 45% स्टार्टअप है ना, 45%, उसमें एक महिला डायरेक्टर तो एटलीस्ट है ही है। ज़्यादा भी है लेकिन एवरेज अगर हम निकालें इन सब का तो सब में एक महिला डायरेक्टर, एक फीमेल डायरेक्टर तो मिल ही जाएगी। तो ये फीमेल एम्पावरमेंट को भी प्रमोट किया है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक। तो ये इस स्कीम का तुमको हम क्या क्या करा दिए, बेसिक करा दिए। स्कीम कब आया, कौन से मिनिस्ट्री में है, कितने पिलर्स हैं, इसमें क्या क्या काम हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया मिशन, ये सब करा दिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स तुमको हम करा दिए, इसके चैलेंजेस तुमको करा दिए, इसका वे फॉरवर्ड तुमको करा दिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका अचीवमेंट क्या है 10 सालों में, वो तुमको हम करा दिए। कहानी खत्म। इससे बाहर कुछ पूछना तो नहीं चाहिए मेंस में। एक बार तुम सोच के देखो क्या पूछ सकता है। और चलो दूसरा देखो, दूसरा टॉपिक देखो, दूसरा है हमारा, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी हम गलत कर दें लेकिन काम चला लेना। देख लो थिरुकुरल, ये क्या है तो ध्यान से समझना। थिरुकुरल ना एक किताब है, ये क्या है, ये एक बुक है। और थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर ये इस किताब के राइटर हैं, इस किताब के राइटर हैं, ठीक। और थिरुवल्लुवर डे हम मनाते हैं 15 से 16 जनवरी, 2 दिन हम थिरुवल्लुवर डे मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अभी सिटीजन्स को बोला है कि आपको ये किताब, थिरुकुरल किताब पढ़ना चाहिए, ठीक। पढ़ना चाहिए तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पढ़ेंगे। अब इस किताब को लिखा किसने है, तो थिरुकुरल कुरल किताब को लिखा है थिरुवल्लुवर ने। तो अब इनके बारे में देख लो, जो इस किताब के राइटर हैं ना, ये राइटर हैं, तो इनके बारे में देखो। तो ये तमिल पोएट हैं, फिलोसफर हैं, और ये संगम पीरियड से लिंक्ड हैं। इन्होंने बहुत सारे मॉरल लेसन्स दिए हैं, जैसे कि इथिकल फिलॉसफी फॉर कॉमन लाइफ, कॉमन लाइफ के लिए इथिकल फिलॉसफी क्या होना चाहिए, इस पे भी किताब नहीं लिखी है, लेसन दिया है। मॉरल लेसन्स जो हम देते हैं ना, वो लेसन दिया है। गवर्नेंस एंड स्टेट क्राफ्ट पे लेसन दिया है, यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म पे लेसन दिया है। और कौन से किताब को इन्होंने लिखा है, तो थिरुकुरल नाम का एक किताब है जिसको इन्होंने लिखा है, थिरुवल्लुवर ने, ठीक है। और 15-16 जनवरी हम थिरुवल्लुवर डे मनाते हैं, और इसी 2 दिन में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि इस दिन हमको ये किताब पढ़नी चाहिए। अब आगे देखो, ये जो किताब है ना, अब पोएट के बारे में तुमको बता दिया कि लिखा किसने है। अब किताब के बारे में देखो, तो ये जो किताब है ना थिरुकुरल, ये किताब तमिल टेक्स्ट में है, और इसमें 1330 शॉर्ट कपलेट्स हैं। और इस कपलेट्स को हम तमिल में कुराल्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक। पूछ सकते हैं वो कि कुराल्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये है क्या, तो कुराल्स को हम कपलेट्स कहते हैं। और ये जो किताब इन्होंने लिखा था, थिरुकुरल किताब ने, ये तमिल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसमें 1330 शॉर्ट कपलेट हैं, ये ध्यान रखना। कपलेट मतलब समझ रहे हो ना, कपलेट मतलब कुछ नहीं होता है, दोहा जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, उसी वही है कपलेट। 2 लाइन वाला जो होता है ऐसे, ये ऐसे लिखा जो होता है, ये दोहा। कपलेट, इसको हिंदी में कपलेट, ये दोहा हम कहते हैं, इंग्लिश में कपलेट कहते हैं, और तमिल में इसको हम कुराल्स कहते हैं। तो इसमें 1330 कपलेट्स हैं, मतलब दोहा हैं, तमिल टेक्स्ट है ये, और ये किताब का नाम है। इसके राइटर कौन है ये तुमको यहाँ हम बता दिए। देखो ये थिरुकुरल जो है ना, ये किताब का नाम है, ये जो है ये बुक है, ये बुक का नाम है, और ये इनके राइटर हैं थिरुवल्लुवर। और इन्हीं के को याद करने के लिए हम 15 से 16 जनवरी थिरुवल्लुवर डे मनाते हैं।
ठीक, इनके बारे में बता दिए कि ये जो थे ये कौन थे, तमिल पोएट फिलोसफर थे, संगम पीरियड से इनका लिंक है। इनके बारे में कुछ खास डिटेल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है नहीं। इनके कुछ लेसन्स हैं, अलग अलग लेसन्स इन्होंने दिए हैं। इथिकल फिलोसफी फॉर कॉमन लाइफ, गवर्नेंस एंड स्टेट क्राफ्ट और यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म पे भी इन्होंने लेसन्स दिया है। आगे देखो, अब पोएट के बारे में तुमको हम बता दिया। अब किताब के बारे में देखो, थिरुकुरल किताब एक तमिल की किताब है जिसमें 1330 दोहे हैं, कपलेट हैं, और इसी कपलेट दोहे को तमिल में हम कुराल्स कहते हैं। ये किस किस तरीके की टीचिंग्स देती है किताब, इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, तो इथिक्स के बारे में है, पॉलिटी के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में है, लव के बारे में है। ये ध्यान रखना, बहुत कॉन्साइज है ये किताब, आसानी से याद हो सकती है और इसका मीनिंग बहुत गहरा है। ठीक, इसमें 3 सब बुक हैं। ये जो किताब है ना थिरुकुरल, इसके 3 सब वर्जन है, मतलब 3 एपिसोड्स, मतलब एक किताब के समझो ना 3 पार्ट हैं छोटे छोटे। पहले पार्ट को हम अरम कहते हैं, वर्चू, दूसरे को हम पोरल कहते हैं जिसका मतलब है वेल्थ और पॉलिटी, और तीसरा इनबम जिसका मतलब है लव। ठीक, ये इसके 3 वर्जन है। और ये किताब सेकुलर है, सेकुलर कैरेक्टर पे लिखा गया है, किसी एक धर्म की वाहवाही नहीं कर रहा है। इस किताब का नेचर सेकुलर है, इसलिए हम इस किताब को तमिल का वेदा भी मान लेते हैं। तमिल लैंग्वेज का वेदा है ये, जैसे हमारे वेदास है ना अलग अलग, वैसे थिरुकुरल को हम तमिल का वेदा भी मान लेते हैं क्योंकि ये काफी सेकुलर टोन में लिखा हुआ है। बस, तीसरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, एक अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज है। बीज मतलब मधुमक्खी होता है, और मधुमक्खी के ऐसे डंक निकले होते हैं ना, तो ये जो अमेजोनियन बीज है ना ये स्टिंगलेस है, इसका डंक है ही नहीं, डंक नहीं है इसका। और पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ है कि एक इंसेक्ट को दिया गया है लीगल राइट्स, पेरू में एक इंसेक्ट को लीगल राइट्स दिया हुआ है, सॉरी दुनिया में नहीं, पेरू में। ठीक, तो पहली बार एक इंसेक्ट को लीगल राइट दिया गया है, कहाँ पे, पेरू में। और वो इंसेक्ट कौन है, अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज है। ठीक, अब कौन कौन सा राइट दिया है, तो राइट टू एग्जिस्ट कि वो रह सकते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन अपना मेंटेन कर सकते हैं, फ्री इन्वायरमेंट में वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का उनको राइट है, और उनका जो हैबिटेट है उनको रिस्टोर करने का भी उनके पास अधिकार है। तो ये 4 अधिकार एक इंसेक्ट को दिए गए हैं पेरू में, और उस इंसेक्ट का नाम है अमेजोनियन इंसेक्ट स्टिंगलेस बी। ठीक, और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी बी की लीनियज है, मतलब लीनियज हम कहते हैं ना वंशावली, तो सबसे पुराना वंशज में से ये आती हैं स्टिंगलेस बीज, ओल्डेस्ट बी लीनियज में आती हैं। इनमें स्टिंग्स नहीं होते हैं, डंक नहीं होते हैं जो तुमको बताए, या अगर होते भी हैं तो ये इनइफेक्टिव होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है, लैक ऑफ स्टिंगर्स और इनइफेक्टिव वन, मतलब काम का नहीं होगा, अगर होगा भी तो, और वैसे तो नहीं ही होता है। ट्रॉपिकल रीजन में हमको ये देखने को मिलते हैं। इसके 500 नोन स्पेसीज तो सिर्फ अमेजोन के फॉरेस्ट में हैं, ये फैक्ट ध्यान रखना। और देखो, ये इंडिजीनियस हेरिटेज भी हैं, किनके लिए, एक कम्युनिटी है असानिनका और कुकामीरिया कमिटी, ये 2 लोगों का कम्युनिटी है। पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि ये 2 कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कहाँ के हैं, तो ये अमेजोन के कम्युनिटी हैं, ध्यान रखना, पेरू में रहते हैं। असानिनका और कुकामीरिया कम्युनिटी, ये लोगों की कम्युनिटी है। और ये जो बी है ना स्ट्रिंगलेस बी, ये जो अमेजोन की स्ट्रिंगलेस बी है ना, ये इनके लिए बड़ा इंडिजीनियस हेरिटेज है इन लोगों के लिए। किनके लिए, ये इनके लिए, प्रोनाउंसिएशन इनका भी बड़ा अजीब है। ठीक, इनके लिए, इनका मेडिसिनल रोल भी है इस बी का। इनसे हम हनी जो निकालते हैं इस स्टिंगलेस बी से, इनके हनी का मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एंटीवायरल मेडिसिन बनाने में किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाने में किया जा सकता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन बनाने में किया जा सकता है। वैसे भी हम जानते हैं कि हनी का मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये 2 छोटे छोटे न्यूज़ थे, एक ये अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज के बारे में, और एक हमारा ये किताब के बारे में, और मेन जो हमारा मेंस का टॉपिक था ये था। बाकी दूसरा तीसरा है वो प्रीलिम्स में आना है, बस ये मेंस में हाई पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया मिशन, और कोई टॉपिक था नहीं, वही चाबहार पोर्ट ईरान का करा दिए हुए हैं, वही जस्टिस जेएस वर्मा याद आ रहा है ना, जले हुए नोट, उन्हीं की कहानी चल रही है। ठीक, वही रिपीटेड टॉपिक था।
तो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो चलो ये हमारा आज का पूरा करंट अफेयर था। डालते हैं हम ये, चलो टेक केयर, वीडियो डाल देते हैं।